डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। मीन के इस लेक्चर में हम एक रिलेशनशिप कायम करेंगे बिटवीन, यानी कि उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। तो एग्रीगेट डिमांड दरअसल क्या चीज़ है? एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू, जिसको ए डी भी लिखते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, मीन नेट एक्सपोर्ट्स। चूँकि यहाँ पे हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो ड्यू टू दिस रीज़न ये जो एन एक्स है नेट एक्सपोर्ट, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी को ही सिर्फ स्टडी करेंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। तो इसके कंपोनेंट में सबसे पहले है कंजप्शन। सी मीन, सी स्टैंड फॉर कंजप्शन। सो कंजप्शन का क्या मतलब है? कंजप्शन का वही मतलब है कि मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन ईदर ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका नेशनल इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। व्हेन एवर नेशनल इनकम इंक्रीजेज इट लीड टू इंक्रीज इन कंजप्शन लेवल। और दो तरह के कंजप्शन थे, एक ऑटोनमस कंजप्शन है, एक इंड्यूस्ड कंजप्शन है। Autonomous consumption is not related to national income, whereas induced consumption related to national income. तो इस वजह से जब फंक्शन लिखते हैं कंजप्शन का, C is equal to A plus B by D, मीन कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब इस केस में नेशनल इनकम के साथ तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो वी कैन सी दैट कि देयर वुड बी एन indirect relationship, inverse relationship, negative relationship between interest rate and consumption. अब वो किस तरीके से है कि whenever a person want to make expenditure on let's suppose on a durable good like car, अगर उसको एक गाड़ी ख़रीदनी है तो वो सबसे पहले जाएगा बैंक के पास लोन लेने के लिए। अगर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले, शराय सूद अगर वो ज़्यादा बढ़ाए कि अगर 1 लाख रुपए में बैंक वो प्रोवाइड कर ले, लेकिन उसके ऊपर शराय सूद जो है 15% या 20% कर दे, तो उस सूरत में वो पर्सन फिर वो कार नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कितना है, वो बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू दिस रीज़न इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट लीड टू डिक्रीज़ इन कंजप्शन। वो फिर वो कंज्यूम नहीं कर लेगा, वो कार नहीं ख़रीदेगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इंटरेस्ट रेट। ये तो एक केस हो गया। अब सेकंड केस में देखते हैं कि ये तो पहला केस था कि जब वो बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, अगर उसका अपना इनकम है, उसके अपने पास पैसे हैं और वो जो है उसके पास ज़्यादा हैं उसके ट्रांजैक्शन से, या जो है प्रिकॉशनरी मोटिव से ज़्यादा उसके पास अमाउंट है, तो वो क्या कर लेगा, वो इंटरेस्ट रेट देख लेगा। अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बैंक्स वगैरह इंटरेस्ट रेट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपना अमाउंट सेव कर लेगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में, वो सेव कर लेगा ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर कमा सके। आने वाले फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर कंजप्शन को इंक्रीज़ करने के लिए वो बैंक में सेव कर लेगा। अगर ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट रेट बैंक कम प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बैंक में सेव करने के बजाय वो कंजप्शन में वो चीज़ें, वो सारा पैसा जो है लगाएगा, ना कि वो फिर सेव कर लेगा। तो इन दोनों केसों में हम देख सकते हैं कि अगर उसके अपने पास पैसे हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो बैंक में सेव करेगा, कंजप्शन कम करेगा। अगर उसके अपने पास पैसे नहीं है, वो बैंक के पास जाता है पैसे लेने के लिए, तो बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो उस सूरत में वो फिर लोन नहीं लेगा, यानी कंजप्शन नहीं करेगा। अगर कम चार्ज कर रहा है तो वो फिर कंजप्शन करेगा। तो दो केसों में हम देख सकते हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट को हम माइनस आर से डिनोट करते हैं और इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो माइनस, अब इसको कोई इसका जो है कोफिशिएंट है, इसको सी लिख देते हैं, सी आर। अब ये पहला केस हो गया इन कंजप्शन के पास, कंजप्शन के साथ रिलेशनशिप और कंजप्शन का फंक्शन कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट का दरअसल मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। तो नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का भी इन्वर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ।
वो कुछ इस तरीके से है कि जब भी किसी बिजनेसमैन कोई व्हेन अ बिजनेसमैन वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो वो फिर क्या कर लेगा, उसको पैसे चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो क्या कर लेगा, बैंक के पास जाएगा ताकि उसको थोड़ा लोन प्रोवाइड हो, ताकि वो फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर ले। अब सेम केस है, अगर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेगा कि ठीक है मैं लोन तो प्रोवाइड कर लूँगा लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो प्रोजेक्ट उसने पहले कंसीडर किया हुआ है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से रिटर्न कम आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना है, ड्यू टू दिस रीज़न इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है क्योंकि वो कम हो रही है। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू ए माइनस बी आर। तो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। और जो इन्वेस्टमेंट खुद है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल इनकम है, लेकिन यहाँ पे नेशनल इनकम का लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर अब लिखें भी कोई मसला नहीं है, जैसे इसके केस में हमने लिखा है तो लिखें भी ठीक है, ना लिखें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे चीज़ों को जो है सिंप्लीफाइड करने के लिए, आसान रखने के लिए यहाँ पे नहीं लिखते। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सेम केस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ भी है कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू interest rate. Whenever interest rate increases, government expenditure spendings on public goods and public services decreases and vice versa. अब होता ये है कि दो केसों में हम स्टडी कर सकते हैं। एक तो ये है कि whenever government want to increase its spendings और एक्सपेंडिचर्स, तो वो बैंक के पास जाएगा या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ताकि वो लोन प्रोवाइड कर ले। अब ऑन द सेम लोन व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, देन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक्सपेंडिचर की वो फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप कायम हो गया। अब दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर लेती है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू कर लेती है। अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो अपने बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू कर लेगा। अब ऑन दोज बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो उस केस में गवर्नमेंट कम बॉन्ड्स इशू करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से पैसे नहीं है। अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर लेगी गवर्नमेंट, तो इस हालत में मज़ीद जो है बजट डेफिसिट में जाएगी, मज़ीद बजट डेफिसिट में जाएगा। उस डेफिसिट से बचाने के लिए वो फिर क्या कर लेगा, जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ हैं वो कम इशू कर लेगा। और अगर वो बॉन्ड इशू कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम पे करना हो रहा है, तो उस केस में वो फिर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा और बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ मज़ीद और ज़्यादा इशू करेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट रेट कम पे करना होगा। तो देख केसों के हम देख सकते हैं, एक को बैंक के पास गवर्नमेंट जा रही है, अगर बैंक डिमांड करेगा हायर इंटरेस्ट रेट तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज ड्यू टू दिस रीजन विच लीड टू डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरे केस में गवर्नमेंट खुद बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू कर लेती है, अगर उन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा तो वो कम एड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू कर लेती है और एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम पे कर रही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर, देन द इशूएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इंक्रीजेज विच लीड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि सी माइनस डी आर। अब इन तीनों केसों में हम देख सकते हैं कि पहले केस में भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन के केस में भी इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट। अब इस केस में इन्वेस्टमेंट के केस में भी नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के केस में भी नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट है। अब ये तीनों जो है मिलते हैं, ये कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के, तो वी कैन से दैट अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के हैं। तो जब यहाँ पे आएंगे तो एग्रीगेट डिमांड ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब इसको फिर जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते हैं और उसके बाद फिर देख लेते हैं कि ग्राफिकली और टेबुलर फॉर्म में हाउ इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। तो नेगेटिव इसमें वैल्यूज़ देने के लिए सबसे पहले हम कंजप्शन को वैल्यूज़ देंगे, C इज़ इक्वल टू 20 प्लस B 0.8 YD। अब YD क्या है, Y इज माइनस टी है, दरअसल YD इज इक्वल टू Y माइनस टी के बराबर है। और यहाँ पे टैक्स हम सपोज करते हैं ऑटोनोमस टैक्स हैं और विच इज़ इक्वल टू 25।
अब नेक्स्ट केस में जो कंजप्शन आएगा C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 वाई डी की जगह y माइनस टी और t के जगह हम लिखेंगे 25। ये पहला केस हो गया। अब इन्वेस्टमेंट के केस में हम लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अब जो है ये वाई डी, क्योंकि ये माइनस CR भी है तो माइनस 70R लिखते हैं, इंटरेस्ट रेट माइनस 70 है तो यहाँ पे माइनस 70 इंटू R। अब इन्वेस्टमेंट के केस में हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट के केस में हम ये लिख सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू 40 माइनस 80R, 40 माइनस 80R। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के केस में क्या रोल है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के केस में G इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 25 माइनस 150R। अब ये हमने दिए हैं वैल्यूज़, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ CIG ये वैल्यूज़ हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वी गेट एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू 20, ये 20 प्लस 0.8 y माइनस 25 माइनस 70R, फिर उसके बाद प्लस इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के बराबर है? 40 माइनस 80R, फिर प्लस G है तो G है 25 माइनस 150 इंटू R। अब एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0.8 y प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 20, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 25 वी गेट 20 माइनस 70R प्लस 40 माइनस 80R प्लस 25 माइनस 150R। नेक्स्ट केस में AD इज़ इक्वल टू 20 और माइनस 20 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा तो 0.8 y माइनस ये माइनस 70R माइनस 80 और फिर उसके बाद माइनस 50, तो माइनस 50 यहाँ पे सबसे पहले माइनस 70R माइनस 80R, R वाले टर्म एक साथ लिखते हैं, माइनस 150R। अब ये 20 तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा प्लस 40 और प्लस 25, जो किसी भी कोई भी वेरिएबल उनके साथ नहीं है। अब नेक्स्ट केस में एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू 0.8 y। अब यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन अलामत माइनस की आएगी, जो कि एक सिंपल रूल है मैथमेटिक्स का। अब यहाँ पे है 70 और 80, 70 कितने होते हैं? 70 और 80, तो ये बन जाते हैं जो है 150 और 150 एंड 150, तो ये बनते हैं 300। तो 150 फिर माइनस 150, इसके साथ भी R है और इसके साथ भी R है, प्लस 40 और 25, तो ये 65। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू 0.8 y माइनस 300R प्लस 65। तो इसको तरतीब दे के लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू 65 प्लस 0.8 y माइनस 300R। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी है और नेशनल इनकम भी है। अब हम क्या कर लेते हैं? हम सपोज़ कर लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। रियल इंटरेस्ट रेट इज़ 5% इन द इकोनॉमी। अगर रियल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर 5% है तो एग्रीगेट डिमांड कितना आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू 65 प्लस 0.8 y माइनस 300। अब 5% जब परसेंट ख़त्म करना है तो 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो वी गेट 0.05।
अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 65 प्लस 0.8 वाई माइनस, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 15। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 65 माइनस 15 वी गेट 50 प्लस 0.8 वाई। अब ये एग्रीगेट डिमांड बराबर है 50 प्लस 0.8 वाई, एक जो है एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन बन गया। तो हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, नेशनल इनकम, और नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट जो कि -300 आ रहा है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 0.05 है। अब वाई को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देंगे। नेशनल इनकम को तो हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप तो हमें नज़र आ रहा है। जब इसको y को 0 करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड 50 है। जब इसको हम 100 करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको 150 करेंगे तो ये एक टेबल के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया। अगर यहाँ पे लगाते तो टाइम ज़्यादा ले लेता। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि जब y 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 150 है, और ये आर रियल इंटरेस्ट रेट जो है पूरे कॉलम में 0.05 मीन 5% है। अब इस केस में जो ही नेशनल इनकम इंक्रीज़ कर रहा होता है, ऑन द अदर हैंड एग्रीगेट डिमांड कर्व भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको अगर हम ग्राफ में शो करें तो ये 45 डिग्री लाइन है जो कि एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रहा है। ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक नेशनल इनकम y and on vertical axis we take aggregate demand mean in consumption, investment and government expenditure। तो ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी 250 पे। तो 250 इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 250 पर जितना नेशनल इनकम है उतना ही एग्रीगेट डिमांड है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इकोनॉमी के अंदर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का केस है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। और ये किस पॉइंट पर है, और ये है उस पॉइंट पर जहाँ पे इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.05 है। तो इकोनॉमी इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। अब ये तो वो केस हो गया जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इस केस में इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है, तो वो एक्चुअली हमने देखना है कि इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है इस केस में। पहले वाले केस में अगर हम देख लें कि इंटरेस्ट रेट है जो कि वो 0.05 है, और 0.05 का एग्रीगेट डिमांड कर्व किस पॉइंट पर है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है 150 पर। तो यहाँ पे जो फिगर 1 है, यहाँ पे ऑन वर्टिकल एक्सिस वी टेक रियल इंटरेस्ट रेट एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व के केस में हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व के केस में हम नेशनल इनकम जो है पुट करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो 0.05 है। तो 0.05 एग्रीगेट डिमांड, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो है 250। तो 250 यानी 200 और 3 के दरमियान 250 है। अब यहाँ पे 0.05, तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट। अब ये है इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर ये इंटरेस्ट रेट है इनिशियली जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 250 है। अब देखते हैं जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अब वो केस हमने देखना है। और दरअसल जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप भी यहीं से कायम हो जाएगा। अब लेट्स सपोज इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होके कम होके यानी कि 0.3% हो जाता है। तो तब हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड करके इंटरसेप्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहाँ पे आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 65 प्लस 0.8 y माइनस 300 0.03। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 65 प्लस 0.8 y माइनस 9 आ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ये हो गया 56 प्लस 0.8 y। अब ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्योंकि केन्जियन क्लास मार्केट में हमने पढ़ा है केन्जियन में कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू वाई के बराबर है, तो एग्रीगेट डिमांड की जगह वाई यहाँ पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 56 प्लस 0.8 वाई, तो वाई माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू 56, इक्वल के इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हुआ, तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 56, वाई इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 0.2, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 0 208। तो equilibrium level of national income is 208. अब we can see that when interest rate decreases from 5% to 3%, then equilibrium level of national income increases from 250 to 280. तो अब 280 कहाँ पे है, 280 जो है हम आसानी से देख सकते हैं इस ग्राफ में कि इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज़ कर जाता है 280 यहाँ पे कहीं पर है, और ये इंटरेस्ट रेट 3 पर है, तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी 300 से कम है, और ये आ गया जनाब यहाँ पर। अब पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब जो है E1 है ये, व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज देन एग्रीगेट डिमांड, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज देन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज। तो ये जो फ्री हैंड कर्व है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ये। सो वी कैन सी देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। तो इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट वाज एट E0, लेकिन अब 250 के बजाय अब 280 है, तो 280 यहीं कहीं पर है, तो इस पॉइंट पर कहीं पर होगा। अब इस पॉइंट पर होने के लिए, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट भी इंक्रीज़ कर जाता है, पहले इंटरसेप्ट 50 था, अब इंटरसेप्ट कितना है, अब 56 है, तो इंटरसेप्ट भी इंक्रीज़ कर जाता है, और इंटरसेप्ट भी जब इंक्रीज़ कर जाता है तो इंटरसेप्ट यहीं पे कहीं पे आ जाएगा। अब ये है इन केस ऑफ डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट्स, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पर, या इस पॉइंट पे कर रहा है, तो ये E1 का केस है, और ये C प्लस आई प्लस जी 1 का केस है, और ये C प्लस आई प्लस जी नॉट का केस है। अब ये जो चेंज है, ये जो डेल्टा डी AD है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का केस है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। सो वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड एग्रीगेट डिमांड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है शो करना, क्योंकि आगे जब हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट या जो है केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, और फिर आगे जो है केन्जियन मनी मार्केट को स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट जो ISLM कर्व का कंसेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है, और ये उसका बेस है कि हाउ वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये हम ग्राफ की सूरत में भी शो कर चुके हैं, और टेबुलर फॉर्म में भी, और थ्योरेटिकली भी हम प्रूव कर चुके हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और इंटरेस्ट रेट। और आगे जो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।